मान लो मेल का वाई पार्ट मिला किसके साथ, फीमेल के एक्स के साथ, तो क्या होगा, एक्स एंड वाई क्या कहलाता है, बेबी बॉय। समझ आ गया। इस टॉपिक से हमें लास्ट में कंक्लूजन ये समझ में आ गया कि द बेबी विल बी बॉय और गर्ल कैन बी डिटरमाइंड ऑन द 10th क्लास के एक बच्चे से मैं मिला, हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास पढ़ते हैं उसकी तो बात ही अलग है, जो कहीं दूसरी जगह पढ़ते, कभी मिल गया आसपास में देख लिया, तो उनसे मैं पूछा तो कहते हैं कि सब प्रेशर बहुत है। अभी भी कई गांव में पुराने टाइम में एक ही सीरीज पे 10 लोगों को पार कर दिया जा रहा है। अब भाई पार किया जा रहा है इसका मतलब रिस्क है ना, 10 रुपए से नहीं जाता, 10 रुपए बचाने के लिए कई लोगों के जान से हम खेलते हुए जा रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लियर है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है सब सिलेबस में। अगला good morning everyone, once again I welcome you in VKP classes. Today in the first of January कह लो in 2025 we are going to start a very new topic of this same chapter, that is adolescence and puberty, that is sex determination of any baby. मान लो कि कोई बेबी होता है तो व्हाट विल बी द सेक्स, सेक्स का मतलब हुआ कि क्या मेल होगा या फीमेल होगा या किस चीज पे डिपेंड करता है, उन टॉपिक को हम अभी की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सो वेलकम इन दिस टॉपिक, और जस्ट आप कॉन्सेंट्रेट करना कि क्या क्या चीजें मैं कहने जा रहा हूं, व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ दिस टॉपिक विल बी गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लेक्चर नंबर 6। ओके क्लासेस, गेट रेडी। आई हैव रिटन, मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख रखा है जो इस टॉपिक को समझने में और मुझे समझाने में दोनों में हेल्प करेगा। पहला मैंने वर्ड लिख रखा है फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। बोलोगे सर फर्टिलाइजेशन का तो आपने वर्ड एक बार यूज किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये कुछ चीजें हमें लग रहा है कि समझ में आ रहा है। चलो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का भी बात हुआ है थोड़ी देर में, और एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ये वर्ड से मैं वाकिफ नहीं हूं या मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं जी, यदि आपके पास विकास सर है तो बिल्कुल समझ में आएगा। सब टॉपिक हम क्लियर करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे और बिल्कुल डीप में नॉलेज जानने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि जब ओवरी से ओवम सिक्रेट होता है और उस ओवरी को उस ओवम को स्पर्म आके मीट करती है, तो दोनों मिलेंगे एक साथ, तो उस प्रोसेस को या उस कंडीशन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बात क्लियर आ गई। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ कि इट इज अ प्रोसेस व्हेन स्पर्म ऑफ अ मेल गैमेट मीट विथ ओवम ऑफ द फीमेल गैमेट, और दोनों मिलने के बाद जो बेबी का होने का जो पहला प्रोसेस है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो जब आप फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो डिटर्मिनेशन हम कर पाएंगे कि द बेबी विल बी बॉय और गर्ल। तो पहले हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है सर, इसके लिए स्पर्म और दूसरा ओवम, ये दोनों चीज समझ में आ गया। ये आएगा मेल बॉडी से और दूसरा आएगा फीमेल बॉडी, और दोनों मीट कहां होगा, दोनों मीट होगा सर फीमेल बॉडी में। बात समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल अच्छी से आनी चाहिए। उसके बाद से क्रोमोसोम क्या कह रहे हो, यदि आपने क्लास 8th में एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि कई ऑर्गेनेले हैं, उसमें से एक का हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एनिमल सेल में सबसे बीच में होता है, और इसके अंदर कुछ आपने ऐसा देखा होगा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो मेल हो या फीमेल, दोनों में क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं, 23। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 46। 23 पेयर्स है, पेयर्स का मतलब क्या हुआ, जोड़ों में है, तो ये टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये क्रोमोसोम ही बताएगा कि क्या बेबी का सेक्स होने वाला है, वेदर द बेबी विल बी बॉय और गर्ल्स। तो फिर सर आपने ये क्या लिख रखा है, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का भी जल्दी हम बात करेंगे। है क्या, देखना, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट मेल, तो इनमें जो क्रोमोसोम का पेयर है, वो पेयर में से एक पेयर में एक एक्स का क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई, ये नाम गिवन है जी। लेकिन बात किया जाए फीमेल का, तो इसमें दोनों ही एक्स होता है, दोनों ही एक्स होता है, सही है। अभी दोनों एक साथ मिलेंगे क्योंकि जब मीटअप होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसके क्रोमोसोम भी मिलेंगे, और क्रोमोसोम ही बताएगा कि क्या होने वाला है, सेक्स। समझ आ गया। तो इसको समझने के लिए आपको एक फ्लो चार्ट बताएंगे कि वो फ्लो चार्ट कैसे वर्क करती है। देखना, मान लो मेल का एक्स पार्ट मीट हुआ फीमेल के एक्स के साथ, तो दोनों का क्या होगा, एक्स और एक्स कॉम्बिनेशन बनेगा,
और आपने अभी जस्ट जाना है कि जिसमें एक्स और एक्स दोनों ही होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल। इसका मतलब जो बेबी होगा वो चांसेस है या होगा बेबी गर्ल, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्स है। मान लो एक फीमेल का सॉरी मेल का वाई, और फीमेल का तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि दोनों ही एक्स है, इसका एक एक्स के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना, एक्स एंड वाई। यदि एक्स एंड वाई बनेगा तो बेबी होने का चांसेस क्या होगा, बॉय। बात समझ में आ गई। तो यही है फ्लो चार्ट। क्या कहता है कि सर मेल में जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से एक एक्स होता है दूसरा वाई, और फीमेल में दोनों ही एक्स होता है, तो इसका एक पार्ट इसके दूसरे पार्ट से जब मिलेगा, मान लो दोनों ही एक्स मिल गया तो बेबी होने का चांसेस गर्ल होगा। मान लो मेल का वाई पार्ट मिला किसके साथ, फीमेल के एक्स के साथ, तो क्या होगा, एक्स एंड वाई क्या कहलाता है, बेबी बॉय। समझ में आ गया। इस टॉपिक से हमें लास्ट में कंक्लूजन ये समझ में आ गया कि द बेबी विल बी बॉय और गर्ल कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ मेल। बात सही आ रही, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये गर्ल होगा या बॉय होगा वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, मेल के क्रोमोसोम पे, क्योंकि दोनों ही एक्स है, इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो मेल ही आपका सबसे बेस्ट या सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है फॉर हैविंग द सेक्स ऑफ एनी बेबी। बात क्लियर आ गया। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर से समझ लो एक बार कि सर पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्रोमोसोम मिलेंगे आपस में, तो हमें पता चलेगा कि जो बेबी होने वाला है या जो होगा वो बॉय होगा या गर्ल। यदि बॉय होना है तो क्या होना चाहिए, मेल का वाई और फीमेल का एक्स दोनों मीट होना चाहिए, और मान लो गर्ल्स होना है तो दोनों का एक्स पार्ट मीट होना चाहिए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया। ये दोनों चीजें समझ में आ गई है। तो फिर अभी जस्ट हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो होने वाला है जस्ट विद इन अ सेकेंड। टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन हेल्थ, कि सर व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ शुड बी अ पर्सन वेदर द मेल और फीमेल, कैसा होना चाहिए फॉर अ प्रॉपर रिप्रोडक्शन या फिर हेल्दी बेबी के लिए। कई लोग तो गुटखा खा रहे हैं बिल्कुल दबा के, कई लोग तो क्या ही क्या अलग ही। आपने ऐड देखा है वो जो आजकल बड़ा प्रचलन चल रहा है, हर एक मूवी के पहले ऐड चलता है, एक अक्षय कुमार दिखते हैं। हवाबाजी इसमें नहीं है, रियलिटी बेटे वही है कि हवाबाजी सुट्टों में नहीं है, हवाबाजी आपके लाल पीले दांत करने में नहीं है। बिल्कुल आपका हेल्थ डिपेंड करता है आपके खान पान में, क्या होना चाहिए खान पान। आजकल तो अधिकतर जो इंडिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। सुन पाते हो ये या समझ पाते हो। और डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जिसमें मान लो आप किसी पर्सन को डायबिटीज हो गया तो एक बार होने के बाद कोई दूसरा बीमारी हो गया तो उसका दवाई आपके बॉडी पे काम नहीं करेगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव है। मान लो किसी को डायबिटीज हुआ और उसको फिर दांत का दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, पेट का दर्द जब का दवा खाओगे ना तो दवा काम नहीं करेगा। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ, तो उसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मैंने कुछ की पॉइंट्स फिर से लिख रखा है कि सर गुड हेल्थ हम उसे कहते हैं, डेफिनेशन में कह लो कि सर हम किस टाइप के लोगों को कह सकते हैं, एक अच्छा आदमी है उसका हेल्थ अच्छा है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन कैन बी कंसिडर्ड इन अ गुड हेल्थ, किसे कह सकते हैं। अपनी मर्जी है क्या कि विकास सर कोई कह दो अच्छे लग रहे हैं देखने में, नहीं। अच्छा लगने वाला हर एक बंदा, अच्छा दिखने वाला जरूरी नहीं है कि गुड हेल्थ में हो। तो गुड हेल्थ किस पर डिपेंड करता है, फ्री फ्रॉम डिजीजेस। चलो ये तो पहला कह दिया कि सर ये बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो इसको कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बी कंसिडर्ड इन गुड हेल्थ या हेल्दी पर्सन, उसे हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखना एक बार जरा सा कि फ्री फ्रॉम टेंशन, वो जो बंदा है या जो पर्टिकुलर आदमी है उसको टेंशन नहीं होना चाहिए किसी चीज का। टेंशन इन द सेंस, देखो प्रेशर होना लाजमी है, स्पेशली स्टूडेंट के लाइफ में तो होना ही चाहिए। अभी 10th क्लास के एक दो बच्चे से मैं मिला, हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास पढ़ते हैं उसकी तो बात ही अलग है, जो कहीं दूसरे जगह पढ़ते हैं, कभी मिल गया आसपास में देख लिया तो उनसे मैं पूछा तो कहते हैं कि सर प्रेशर बहुत है। घर वाले कह रहे हैं कि आपको इतना परसेंट लाना है, ट्यूशन वाले अलग टीचर कह रहे हैं, स्कूल वाले अलग प्रेशर है, तो उसका अलग प्रेशर है, सभी का प्रेशर होना जरूरी है क्योंकि प्रेशर ही आपको प्रेरित करता है अच्छा करने के लिए। मान लो आपको किसी चीज का प्रेशर है ही नहीं, टेंशन नहीं है, तो यू पीपल या पर्टिकुलर पीपल विल बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, सभी चीज से फ्री है। उसको लगेगा ऐसा कि हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, सो रहे बिल्कुल दबा के बढ़िया सा खाना पीना चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए लाइफ। तो दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्री फ्रॉम टेंशन का मतलब आप वर्क करो लेकिन किसी वर्क को टेंशन में लेके नहीं करना है। मान लो आप स्टडी कर रहे हो, आपके मन में ये चल रहा है बार बार कि यार आज पता नहीं क्या होगा, मैं जो पढ़ रहा हूं वही एग्जाम में आएगा कि नहीं, ये चीजें थोड़ा टेंशन लेना है। टेंशन आपको इस बात का होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या नहीं। मान लो सही नहीं है तो टेंशन होना चाहिए, सही कर रहे हो तो आपकी मेहनत आज
कल परसों कभी ना कभी होगा, बिल्कुल बढ़िया होगा जी। तीसरा मैंने लिखा है फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी। ये वर्ड का बड़ा महत्व है। अभी एक ट्रेंडिंग में आपने देखा होगा कि एक बड़ा अच्छा इंजीनियर जो सुसाइड कर लिया, उसका कारण था कि सर वो फैमिली प्रेशर से इतना ज्यादा परेशान था, एंग्जाइटी था। एंग्जाइटी का मतलब ही होता है परेशान, जो आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाया लाइफ को। कई लोग तो इसलिए सुसाइड कर लेते हैं कि सर उसको जो जॉब चाहिए था या उसका जो एम था कि आई वांट टू बी पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, कई ऐसे वैरायटीज ऑफ जॉब है, उसके लिए कि मान लो ये मुझे नहीं मिल पाया तो मैं नहीं रहूंगा दुनिया में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। आपकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमारे इंडिया में ऐसा कोई कंपलसरी कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं है कि सबको मिल जाए। कभी कभी ना कभी हम भी उस रेस में रहे होंगे कि हम भी इस जॉब को चाहते होंगे, मान लो नहीं मिला तो हमने उससे हट के फिर कुछ ऐसा करना शुरू किया जो हमारी लाइफ को सस्टेन भी करती है और मुझे बेहतर बनाने के लिए और भी जिज्ञासा देती है। टीचर ऐसा जॉब प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन कहते हैं इसे। किस लिए? क्योंकि इसमें सम्मान इतना है, आपका बुद्धि या नॉलेज इतना बढ़ता है और आपके आसपास के लोग इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उसका बात ही अलग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों क्वालिटी आपके अंदर है, देन यू कैन कंसिडर टू बी इन अ हेल्दी हेल्दी पर्सन। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? तो हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन यही है कि एनी पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम डिजीजेस, टेंशन, एंग्जाइटी। यदि ऐसा होता है तो आदमी कंसिडर किया जाएगा कि हेल्दी है, बढ़िया है जी। अब दूसरा मैंने क्या लिख रखा है कि सर व्हाट आर द स्टेप्स या व्हाट आर द पॉइंट्स दैट शुड बी कवर्ड इन आवर डेली रूटीन। हम क्या कर सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए? तो सबसे पहला तो यही जरूरी है कि आपका खाना बढ़िया होना चाहिए। खाना सबसे ज्यादा, लोग कहते हैं ना कि घर वाले जो खाना होते हैं उसका बात ही अलग है। क्यों होता बताता हूं। क्योंकि घर वाले खाने में संतुष्टि इतनी है कि आप कम खाओ ज्यादा खाओ उससे मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कितना ज्यादा आप संतुष्ट हो पा रहे हो उससे, वही आपका बैलेंस डाइट है। तो खाना आपका बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए बैलेंस डाइट के अनुसार। विटामिन लो, प्रोटीन लो, कार्बोहाइड्रेट लो, ये सारी चीजें सब इंक्लूड होना चाहिए आपके डाइट में। दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज। ये बहुत कम आजकल तो इसकी रेट कहा जाए ना, रेट समझते हो, ये बढ़ नहीं रहा है, घटता जा रहा है जी, घटता जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि लोग इतने ज्यादा इंगेज है अपने काम में, इतने ज्यादा बिजी है अपने फोन में, इतना ज्यादा बिजी अपने सोशल मीडिया में कि अपने लिए वो टाइम निकाल नहीं पाते। तो ये चीजों पे हमें फोकस करना है। फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। घर पे बैठ के ऐसे ऐसे कर दिया, वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा रनिंग करो, थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये सारी चीजें जो आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। अगला जो मैं पॉइंट्स कह रहा हूं ना, इन दोनों पॉइंट्स का कहीं ज्यादा महत्व रखता है। एक पल के लिए, एक सप्ताह में आप मान लो 2 दिन भी एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी काम करने लायक, ठीक है जी, लाजमी। जैसा हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ही कभी कभी जा पाते हैं एक्सरसाइज के लिए, बैलेंस डाइट, ठीक है। लेकिन जो मैं तीसरा पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ये पॉइंट ऐसा है जो आपकी लाइफ को अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस वे में इस पॉइंट को आप लेते हो। तीसरा मैंने लिखा है अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स और ऐसे कई चीज है जो आपके लाइफ को चेंज करने की हिम्मत रखती है। बात मानते हो कि नहीं? और मानते हो तो मुझे बताना कि आपके आसपास के लोग, कई ऐसे आपने लोग देखा होगा जिसकी लाइफ पहले कुछ और थी और इन हैबिट्स के कारण, चाहे स्मोकिंग का हैबिट हो, ड्रिंकिंग का हो, ड्रग्स का हो, ये हैबिट्स उसके लाइफ को बिल्कुल अलग ही ले गया। सोचने की क्षमता कम हो जाती है। लोग कहते हैं कि सर ड्रग्स लेने से अचानक से एनर्जी आता है। बेटा एनर्जी तो आता है, इस बात से मैं नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कह रहा हूं। आजकल जो एथलीट होते हैं ना, वो ड्रग्स लेते हैं रनिंग के पहले, कोई अलग काम के पहले। कारण है कि उसमें अचानक से एनर्जी आता है, लेकिन उस टर्म्स को, कुछ टर्म्स के लिए है वो एनर्जी, आगे जाके वो आपकी बॉडी को पूरा डैमेज करती है। तो ये चीज आपके लाइफ को बिगाड़ सकती है बहुत ज्यादा। और मान लो इससे आप बहुत दूर हो ना, तो आपकी लाइफ कई % बढ़ सकती है, कई %। इसीलिए इन सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। और यदि आप मुझे सुन पाते हो अच्छे से या मुझे एडमायर करने की कोशिश करते हो, तो चाहे पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन एक चीज लाइफ में होना चाहिए कि यू पीपल शुड बी वेरी वेरी केयरफुल दैट वी हैव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ इलीगल थिंग्स इन आवर एनवायरमेंट। जो भी हमारे एनवायरमेंट में है, चाहे आप स्मोकिंग की एग्जांपल लो, ड्रिंकिंग का लो या ड्रग्स का लो, ये सभी चीजें नेग्लेक्ट होनी चाहिए। और यही आपकी सत्य है, और सत्य है इसका मतलब कि आपको फॉलो करना है जी। अगला है मेंटेन हाइजीन। आसपास का वातावरण बढ़िया रखो, एनवायरमेंट बढ़िया रखो। साफ सुथरा रहने से क्या होता है, आपका कार्य में मन लगेगा, कुछ काम कर रहे हो तो मन लगता रहेगा। मान लो बगल में ही मक्खी भिन 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 हो रहा है और बगल में विकास है,
H2 पढ़ा रहे हैं। अरे भाई केमिस्ट्री कहाँ समझ में आएगा बच्चों को, क्योंकि बगल का जो स्मेल है उसको परेशान करके रख रखा है। तो ये दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो मैच करना चाहिए। मैच तब होगा जब आसपास के सराउंडिंग आपके अच्छे होंगे। समझ में आ गए? तो आपको अच्छा पढ़ना है तो आपको अच्छा खाना पड़ेगा, आपकी मेंटेलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास का जो वातावरण है, जो साफ सुथरा है, वो सारे अच्छे होने चाहिए। बात समझ में आ गया? तारक मेहता देखते हो ना, बड़ा फेमस है, मैं बहुत साल तक देखा हूं और अभी भी कभी कभी देखता हूं। उसमें सबसे ज्यादा मुझे यही चीज पसंद है कि वो सोसाइटी बताने के कोई समय यही कह रही है कि जितना ज्यादा आप साफ सुथरा रहोगे आपस में उतना अच्छा बॉन्डिंग होगा, आपस में आपकी हेल्दी लाइफ होगी, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जितना ज्यादा हेल्दी लाइफ होगी उतना ज्यादा आप अमीर होते जाओगे, पैसों से, रिलेशन से, और कई ऐसे चीजों से। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइजीन रहो। उसके बाद प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। ये चीजें तो आजकल कई लोग तो पूरा जोर में लेके चल रहे हैं कि सोना है जी, केवल सोने का मतलब ये नहीं कि 12 घंटा सो रहे हैं, कई लोग तो 3 घंटा सो रहे हैं। सोने का मतलब यदि स्टूडेंट लाइफ में हो तो 6 से 8 के आसपास, 6 मिनिमम। और मान लो वर्किंग आवर में हो, ज्यादा मेहनत करने वाला काम है, तो आपकी प्रॉपर नींद 8 घंटे की होनी ही चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में हम जब हुआ करते थे या जब होते थे तो कई कई बार 5 घंटे ही, 4 घंटे ही, 6 घंटे ही काम चला है। लेकिन लाइफ का मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉपर स्लीप मिलना चाहिए। जब तक आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगा, आपकी जो हैबिट्स है पढ़ने का, चाहे कोई कार्य करने का, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा सकता है। तो आप मुझे एज ए स्टूडेंट सुन पाते हो तो आपको सबसे अच्छी बात यह है कि अपने शेड्यूल में, रेगुलर शेड्यूल में 8 घंटे का नींद आपको प्रॉपर लेना है। चाहे आप रात में 4 घंटे सो रहे हो, दिन में 3 घंटे या 4 घंटे सो ले रहे हो, वो चलेगा, वो एडजस्टेबल है जी। वो आपके बिहेवियर, आपके डेली रूटीन पे, आपके रेगुलर एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन बात ये कह रहा हूं मैं कि आपको रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, अपने बॉडी के हेल्दी के लिए आपको स्लीप जरूरी है। तो ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक, हमें एक चीज समझ में आ गया कि इफ यू वांट टू मेंटेन योर लाइफ एज अ हेल्दी पर्सन, तो यू हैव टू फॉलो द सच टॉपिक, सच की पॉइंट्स दैट आई हैव गिवन यू इन अ वेरी वेरी एक्सपेंडेड फॉर्म। जो मैंने अभी बहुत चीजें बताया इसके बारे में, ये सारी चीजों को आपको फॉलो अप करना है, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे जिस टॉपिक का नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग कह सकते हो, बड़ा समझने वाला टॉपिक, जिसका नाम है एड्स। ठीक है? इस टॉपिक को हम बिल्कुल अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका कॉजेज है, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे बढ़ता है, सब चीजें। लेकिन फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यदि आप सुन पाते हो तो बिल्कुल तरीके से इसको फॉलो अप करना एज ए स्टूडेंट। ओके क्लासेस, अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है एड्स। ओके, जितना क्लासेस में हमने पढ़ा है वो सभी को कंक्लूड हम एक छोटे वीडियो में करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन फिलहाल के लिए हमें एक लास्ट टॉपिक पे बात करना है जिसका नाम है एड्स। एड्स का पहले फुल फॉर्म मैंने लिख रखा है, एक बार ध्यान देना आप एक बार इनके फुल फॉर्म में ध्यान देना। पहला, ए स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड, आई स्टैंड फॉर इम्यून, इम्यून प्रोनाउंस करते हैं इसे, और डी स्टैंड्स फॉर डेफिशिएंसी, और एस फॉर सिंड्रोम। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सर ये है क्या? एक बीमारी है जी, जैसे आपको मलेरिया होता होगा, टाइफाइड, कॉलरा, ऐसे कई बीमारी है, उनमें से एक बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा ऐसा बीमारी जिसका इलाज है ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता इसका इलाज, और उस बीमारी का क्या नाम है? एड्स। तो कैसे होता है ये होता है वायरस से। जैसे कोरोना आया था ना बीच में, जो आपके इम्यून को कमजोर कर रहा था। आपने बीच में सुना होगा कई डॉक्टर्स का इंटरव्यू में कि आपके इम्यून को कमजोर कर रहा है, इसलिए गाढ़ा पीते रहो, गर्म पानी पीते रहो, ताकि वायरस आपके बॉडी को हार्म कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ये जो वायरस है, ई वायरस आपके इम्यून को ही कमजोर करेगा। तो ये होता है किस वायरस से? उस वायरस का नाम है HIV। जैसे कोरोना वायरस आपने सुना होगा, कितना फेमस था पूरा 2019-20 में। वैसे ही ये जो बीमारी है एड्स, उसमें कौन सा वायरस इसको करवाता है? इसका नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या है सर? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो किसी पर्टिकुलर आदमी के इम्यून सिस्टम को ही बिगाड़ के रख देगा। इम्यून सिस्टम को, इम्यून क्या करता है? आपके बॉडी को वर्क करने के लिए हेल्प करता है, और मान लो आप वर्क ही नहीं कर पाओगे तो यू पर्टिकुलर पीपल आर डेड, मरने के बराबर ही तो है। मान लो आपकी बॉडी कोई काम नहीं कर पा रही, खुद खाना नहीं खा पा रहे हो, खुद बोल नहीं पा रहे हो, यू कांट टू वॉक, यू कांट टू गो टू वॉशरूम अलोन, तो आपकी बॉडी मरी हुई है। तो बीमारी है ही ऐसा जो बिल्कुल मरे हुए के समान है, या आपकी बॉडी तुरंत ही डेड हो जाएगी। उसके बाद कि सर ये बीमारी होता कैसे है? ये बीमारी इस वायरस से होता है, लेकिन मान लो ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होगा,
जिससे कोरोना हो रहा था कि हमें कह रहे थे सरकार या हमारे प्रशासन जो है वो हमें बार बार प्रेरित या उत्साह कर रहे थे कि हमें दूसरे लोगों से मिलना नहीं है, वी हैव टू क्वारंटाइन इन अ पर्टिकुलर रूम या कई ऐसे जगह जहां पे हमें बाहर से कोई लेन देन की बात नहीं करनी है। समझ में आ गया? क्वारंटाइन का मतलब ही होता था किसी से हमें बात नहीं करना, मिलना नहीं है, उसके आसपास हमें कांटेक्ट में नहीं आना है। ये बीमारी फैलती है पर्सन टू पर्सन, तो हमें जिसको हुआ है उस पर्सन के आसपास जाना ही नहीं है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा ट्रांसमिशन में कि इट ट्रांसमिट पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब एक आदमी को होगा और कोई दूसरा बंदा उसके सामने आसपास आया तो चांसेस है कि उसको भी हो सकता है। कौन सा बीमारी? एड्स के बारे में। सेविंग ब्लेड और सिरिंज, मान लो किसी को एड्स हुआ और वो आदमी सेविंग किया, अपने सेम ब्लेड से आप भी कर लिए तो आपको भी हो सकता है। सिरिंज जानते हो? सिरिंज जिससे इंजेक्शन देते हैं, एक ही सिरिंज से मान लो जिसको हुआ है एड्स, वही सिरिंज दूसरे के लिए यूज किया जाए, उसको भी हो सकता है। अब देखो हमें तो पता ही नहीं किसको कौन सा बीमारी है, डॉक्टर कभी ऐसा यूज कर ले, तो अब हमेशा इस चीजों का ध्यान देना कि मान लो आप कभी बार्बर के शॉप में जाते हो, चाहे बाल बनवाने के लिए, सेविंग करवाने के लिए, ये चीजें क्लियर रखना है आपको कि हमें सेविंग के टाइम, बाल बनवाने के टाइम हमें नए ब्लेड का यूज करना है, पहला। दूसरा कि सर जब भी कोई डॉक्टर सिरिंज यूज करता है फॉर इंजेक्शन तो आपको नए सिरिंज को ओपन करवाना है उनसे। बात क्लियर है? अभी भी कई गांव में पुराने टाइम में एक ही सिरिंज पे 10 लोगों को पार कर दिया जा रहा है। अब भाई पार किया जा रहा है इसका मतलब रिस्क है ना, 10 रुपए का सिरिंज आता है, 10 रुपए बचाने के लिए कई लोगों के जान से हम खेलते हुए जा रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लियर है? इसीलिए पढ़ाया जा रहा है सब सिलेबस में। अगला है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन विद HIV। मान लो किसी आदमी को HIV हो रखा है और वो किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, चाहे मेल हो फीमेल, कोई मतलब ही नहीं है, उसको भी होने की चांसेस है। इसका मतलब कि कोई एक बंदा, पर्टिकुलर आदमी या कोई लड़की या कोई भी जिसको हो रखा पहले से एड्स, और उससे कोई सेक्स करता है या सेक्सुअल मीट होता है तो दूसरे बंदे को भी होने के चांसेस फुल है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा एड्स का चैप्टर या टॉपिक। ये टॉपिक हमें बताने की ये कोशिश करता है कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, जबकि ये चैप्टर या ये जो टॉपिक है वो कोई ऐसा चैप्टर में देना चाहिए जहां हम बीमारियों के बारे में पढ़ते, चाहे क्वासियोका, मेरिस्मस, कई ऐसी बीमारी आपने पढ़ा है, अब पढ़ोगे 9th 10th में, तो वो चैप्टर में देना चाहिए। लेकिन ये इस चैप्टर में एक पर्टिकुलर क्यों दिया गया पता है? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि स्पेशली ये बीमारी फैलता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। और यदि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अपने प्यूबर्टी, एडोलसेंस, सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में, तो हमें इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है इस लास्ट लेक्चर से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जब भी आप कोई लेक्चर देखते हो तो आप 1 to 1 देखना शुरू करो। पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और आफ्टर दैट ऐसे, तभी आपको पूरा चैप्टर 1 फ्लो में समझ में आएगा। और मजा तभी है जब पूरा चैप्टर एक साथ समझ में आ जाए। पता चला आप अचानक से 3rd लेक्चर निकाल दो, विकास और उसमें ठीक लग रहे थे, जैकेट बढ़िया पहन के आए थे, वही देखेंगे जी, हम पहला नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि विकास उसमें लग रहे थे सो रहे हैं। बेटे वही नहीं, वो नहीं करना है आपको। करना वो है कि हर एक लेक्चर को अटेंड करना है। यदि आपको अच्छा एजुकेशन, अच्छा कंटेंट चाहिए तो, वरना फिर आपके सामने तो कई ऐसे टीचर्स या बुक्स हैं जो कई चीख चीख के कह रहे हैं आ जाओ भाई पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो। बुक तो चीख के ही कह रही है। अभी के टाइम में लाइब्रेरी में कई ऐसे बुक हैं, उस बुक को पलटा नहीं जाता। कारण क्या है पता है? क्योंकि बुक से किसी को लगाव नहीं है जी। जब से सोशल मीडिया आया, जैसे मान लो हम लोग भी वही करते हैं ना कि मान लो हमारा कोई एग्जाम है तो हम 3 दिन पहले उस चैप्टर का लेक्चर देखना शुरू करेंगे। लेक्चर तो देखना ही, वो सही बात है, क्योंकि हम पढ़ाई इसीलिए रहे ताकि आप समझो। लेकिन लेक्चर के साथ साथ आपको अपने नोटबुक, जो आपका बुक गिवन है स्कूल से, उस बुक पे फोकस करना है मैक्सिमम टाइम, ताकि दोनों चीज को आप इक्विवेलेंट लेकर चलो, इक्विलिब्रियम में। तभी आपका समझने की क्षमता, जानने की इच्छा और भी बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन तब आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ तो क्वेश्चन होगा, कमेंट करके पूछेंगे नाइस सर, नाइस सर। अरे विकास सर तो नाइस है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कि आपको क्या समझ में नहीं आया या इसमें क्या चीज आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें और जानना चाहिए, तभी तो मैं कुछ सोचने की क्षमता रखूंगा। अब तो पूछ ही नहीं रहे हो यार। वीडियो तो देखना या ना देखना वो आप पे डिपेंड करता है। यदि आप देख रहे हो तो क्वेश्चन पूछने की इच्छा रखिए। ओके, थैंक यू क्लासेस। ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, just like the video and subscribe my channel. Thank you everyone once again and keep watching my lecture, the VKP classes. Okay.